हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्ट को में। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी का काव्यखंड जो आपका भाग है उसी का पहला चैप्टर जिसका नाम है करबक, इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आप सबको इस चैप्टर में इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, जैसे कहने का मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इसका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनका घर, इनका जो निवास स्थान वो कहाँ पर था, इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके द्वारा जो कृतियां हैं, उनके बाद जो सारांश है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, अक्सर पूछा जाता है कि आपको बताना है करबक का सारांश। तो सारांश के बारे में आपको बताएंगे और इससे जो आपके 5 नंबर पूछे जाते हैं वो जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको 100% जो है सब कुछ यहीं पे याद हो जाएगा और आपकी तैयारी चाहे जैसी भी हो, आपका जो है रिवाइज यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, हिंदी में 2 खंड है, एक काव्य खंड, एक गद्य खंड। तो काव्य खंड का ये पहला चैप्टर का नाम है करबक। अब सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा जाता है कि करबक जो है उसके लेखक कौन है। तो करबक के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखिएगा, इनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, करबक के लेखक। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो अवधी भाषा में रचना करते थे। आपको पूछा जाएगा कि ये कौन से भाषा में लिखता था, तो ये जो है अवधी भाषा में ये लिखते थे। ठीक है, अब देखिए हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी का कुछ परिचय को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानित, जो कि 1492 कहा जाता है। यानी कि जब मलिक मोहम्मद जायसी का अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म जो है 1492 को हुआ था, उनका निधन कब हुआ है? 1548 को, यह भी अनुमान लगाया जाता है। तो जन्म हुआ है 1492 को और उनका जो मृत्यु है वो हुआ है 1548 को। ठीक है, आपको हम एक ट्रिक भी बताए थे, जैसे 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा। तो जस्ट उससे कितना दिन पहले हो गया? 6 साल पहले। उससे 6 साल पहले जो है मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु हो गई। ठीक, उनके बाद उनका जो निधन है वो हुआ था 1548 में और अकबर का शासनकाल शुरू हुआ था 1556 में। ठीक है ना, तो इससे कितना साल पहले हो गया? जस्ट 8 साल पहले, इनसे पहले इनका निधन हो गया, अकबर के शासनकाल शुरू होने से पहले। अगला देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान पूछा जाता है। तो उनका जो निवास स्थान है वो है जायस, उनका कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, उनका निवास स्थान क्या है? जायस, कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम है मलिक शेख ममरेज। क्या नाम है? मलिक शेख ममरेज, जिसको हम लोग मलिक राजे अशरफ के भी नाम से जानते हैं, जो कि उनके पिताजी हैं। अब कुछ उनका गुरु के बारे में देख लेते हैं। उनके गुरुजी का नाम है सूफी संत शेख मोहिनी और सैयद अशरफ जहांगीर। क्या नाम है? एक का नाम है सूफी संत शेख मोहिनी और एक का नाम है सैयद अशरफ जहांगीर। ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे। अब उनका कुछ वृत्ति देख लेते हैं। जैसे देखिए, शुरुआत में जो है वो मतलब कि किसानी थे, यानी कि एक तरीके का वो किसान था। फिर बाद में वो फकीर हो गए। उनकी जो जीवन जो है वो फकीरी में गुजरी, क्योंकि इनके पिताजी वगैरह नहीं रहे, वो अनाथ हो गए, है ना। बचपन में ही वो अनाथ हो गए और साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए जो है इनका बचपन बीता। तो पूछा जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, तो आपको लिख देना है कि शुरुआत में वो जो है जायस में रहते थे, किसान थे एक तरीके से, है ना। बाद में पूरी जीवन जो है उनकी फकीरी में गुजरी, क्योंकि बचपन में ही वो अनाथ हो गए थे। ठीक है, और साधुओं फकीरों के साथ हमेशा ये इसका जो बचपन है वो साधुओं और फकीरों के बीच में ही उन्हीं के साथ भटकते हुए बीता। अगला है कुछ व्यक्तित्व देख लेते हैं। इनको कुछ बीमारियां थी, जैसे ये चेचक के कारण जो है रूपहीन थे। रूपहीन का मतलब इसका जो शकल सूरत है मलिक मोहम्मद जायसी का वो बहुत ही खराब था, क्योंकि उनको जो है एक बीमारी थी चेचक नाम का। ठीक, और उनके बाद जो बाई आंख है उनका और जो कान है मलिक मोहम्मद जायसी का, वो दोनों खत्म था। कहने का मतलब है जो उनका बाई आंख है और जो बाई कान है वो दोनों उनका क्या था? वो यानी कि एक तरीके से खत्म हो गया था मलिक मोहम्मद जायसी का। उनके बाद ये मृदुभाषी थे, ये बोलते बहुत कम थे, मृदुभाषी थे, मनस्वी और स्वभावतः संत थे। ठीक है, तो इनका व्यक्तित्व आप लोगों ने देखा कि उनका चेचक के कारण रूपहीन, यानी कि कोई भी रूप नहीं था, शकल सूरत नहीं था, बाएं आंख भी खत्म थे, इनके कान भी जो है वो खत्म थे। ठीक है ना, अच्छे से याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी का चेहरा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। वैसे यहाँ पर बहुत हैंडसम लग रहा है, लेकिन इनके जो है ऐसा हालत नहीं था, हालत इनकी बहुत ही खराब थे। चलिए, अब उनके कुछ कृतियां के बारे में देखते हैं, जो कि अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। अखरावट, ये भी मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा जिसको हम लोग बोलते हैं मेहरी बायसी। एक है मसला या फिर मसलानामा, जो कि खंडित प्रति प्राप्त है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, उनके बाद कहरनामा, मसलानामा, ये सारा इंपॉर्टेंट कृतियां हैं किसका? मलिक मोहम्मद जायसी का। इनके अलावा और भी है, जैसे कि चंपावत हो गया, होलीनामा हो गया, इतरावत हो गया, ये भी उनकी कृतियां हैं। लेकिन इतरावत के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो तीनों है, चारों है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ अगर नहीं लिए है तो पीडीएफ आप देख लीजिएगा, व्हाट्सएप पे किसी तरीके से कांटेक्ट कीजिएगा, हम नंबर आपको लास्ट में दे देंगे, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, देखिए, तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आप लोगों ने देखा। अब आगे देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी को ही प्रेम के पीर के कवि कहते हैं। आपको पूछा जाएगा, बताइए प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो वो है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, अब आगे देखिए, जायसी की उज्ज्वल अमर कीर्ति का आधार है उनका महान कथा काव्य पद्मावत, जिसमें चित्तौर नरेश
रतन सेन और सिन्हल द्वीप राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। यानी कि जो उनका पद्मावत है वहां पर किसके बारे में प्रेम कथा दिया हुआ है, एक चित्तौर जिनका नाम है नरेश रतन सेन, और एक है सिंधल द्वीप की राजकुमारी, याद रखिएगा सिन्हल द्वीप की राजकुमारी जिनका नाम है पद्मावती। इन्हीं का दोनों का प्यार के बारे में दिया गया है। इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा होता है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन की इस कहानी से जुड़े जाने से। यानी कि जब इस कहानी में ये जो पद्मावत कहानी है, यहाँ पर जब सुल्तान दिल्ली का जो सुल्तान अलाउद्दीन होता है वो जब जुड़ता है तो इन लोगों का जो प्रेम कथा है वो पूरा होता है। ठीक है, इसीलिए मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर भी कहा जाता था। और ये जो है प्रेम मार्गी धारा के थे। किस धारा के? प्रेम मार्गी धारा के। ठीक, और ये भी जो भी कृतियां लिखते थे, जो भी चीज लिखते थे वो ये जो है अवधी भाषा में लिखते थे। जैसे सूरदास जो है वो ब्रज भाषा में, मलिक मोहम्मद जो जायसी जो है वो अवधी भाषा में। ठीक है, बाकी जो तुलसीदास थे वो दोनों भाषा में, ब्रज भाषा में भी और अवधी भाषा में भी। ये प्रश्न आपको पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं पाठ का सारांश, यानी कि जो करबक चैप्टर है जिसके लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, इसका सारांश आपको अक्सर पूछा जाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपको थोड़ा सा भी अगर कहानी याद रहेगा तो 100% आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर लगेगा बहुत बड़ा है, लेकिन कहानी आपको समझ में आना चाहिए, इतना बड़ा तो होगा ही होगा, है ना। देखिए, कवि मलिक मोहम्मद जायसी करबक के प्रथम खंड में कहते हैं कि जिसमें कवि कहते हैं कि वह एक नयन के होते हुए गुणवान है। यानी कि उनका एक नयन के होते हुए एक आंख, उसका एक मतलब कि आंख है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या है? गुणवान है। उनकी कविवाणी में वह प्रभाव है जो कि जो भी उनकी काव्य को भी सुनता है वो मोहित हो जाता है, वो बहुत ही भावुक हो जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी का कोई भी काव्य को सुनता है तो जैसे होता है ना, कोई अच्छा गाता है और बेचारा गरीब है लेकिन अच्छा गाता है तो अरे भाई किस हालत में है ये। तो इस तरीके से जो है लोग उनके जो भी कविता है उनको सुन करके मोहित हो जाते हैं। यानी कि बहुत ही एकदम इस तरह कह सकते हैं कि बहुत ही शांति मिल जाता है उनको। जैसे कोई सॉन्ग हम लोग सुनते हैं, गाना सुनते हैं, कितना मजा आता है, बस वैसे ही है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर ने संसार से संदोष लेकिन प्रभावित दीप्तिमान चंद्रमा को बनाया है, यानी कि जिस प्रकार ईश्वर ने संसार में, पूरी दुनिया में एक दीप्तिमान, एक सूर्य को यानी कि दीप्तिमान चंद्रमा को बनाया है, उसी प्रकार जायसी की कीर्ति उज्जवल थी लेकिन उनमें अंग भंग दोष था, है ना। यानी कि जिस तरीके से कंपेयर देखिए किससे जा रहा है, ईश्वर ने जैसे संसार में बनाया है दीप्तिमान सूरज चांद ये सब चीज को जो बनाया है, वैसे ही उनका उज्जवल भी था जायसी का, सेम वैसे ही उनमें अंग भंग दोष था थोड़ा बहुत। कवि कहते हैं कि वह समदर्शी थे क्योंकि उन्होंने संसार को हमेशा एक ही आंख से देखा। कवि कहते हैं कि वो क्या थे? वो जो है समदर्शी थे क्योंकि उन्होंने संसार को सिर्फ एक आंख से देखा, क्योंकि उनका बाएं आंख और बाएं कान दोनों नहीं था। उनका वह आंख दूसरे मनुष्यों की आंखों की तुलना में ठीक उस प्रकार तेज था जिस प्रकार तारागण के बीच उदित हुआ शुक्र तारा, है ना। क्योंकि जब शुक्र तारा, तारागण के बीच जो बहुत सारे तारा होते हैं उसमें जब शुक्र तारा उगता है तो हम लोगों को सिर्फ शुक्र तारा ही नजर आता है। तो उनका जो एक आंख है वो आंख ऐसा था जैसे शुक्र तारा हम लोग को नजर आता है तो वैसे ही सिर्फ उनका एक आंख ही नजर आता था, है ना। तो वह आंख दूसरे मनुष्यों की आंखों की तुलना में ठीक उस प्रकार तेज था जिस प्रकार तारागण के बीच जो शुक्र तारा है वो तेज होता है, वैसे ही उनका आंख जो है तेज था। यानी कि वो बहुत ही ज्यादा जल्दी देख लेता था चीजों को। कवि कहते हैं कि जब तक आम के मंजरी में कोयलिया नहीं होता तब तक वो मधुर सौरभ से सुवासित नहीं होता। समुद्र का पानी खारा है इसलिए ही वह असूज और अपार है ना। कहने का मतलब समुद्र का पानी खारा है इसलिए वो बहुत ज्यादा है। अगर शुद्ध होता, अगर मीठा होता तो हर कोई पीता। सुमेरु पर्वत के सुवर्ण ये होने का एकमात्र कारण यही है कि वह शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया है, जिसके स्पर्श से वह सोने का हो गया। जब तक घड़िया, जिसको हम लोग बोलते हैं सोना गलाने वाला पात्र, ठीक है, जब तक घड़िया यानी कि सोना गलाने वाला पात्र में कच्चा सोना गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु चमकदार सोना नहीं होता। कवि अपने संबंध में गर्व से लिखते हुए कहते हैं कि वे एक आंख के रहते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल भाव वाले हैं। सभी रूपवान व्यक्ति उनका पैर पकड़कर अधिक उत्साह से उनके मुख की ओर देखा करते हैं, यानी कि उन्हें नमन करते हैं। करबक के दूसरे खंड में कवि कहते हैं कि मैंने इस कथा को जोड़कर सुनाया है, जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम का पीड़ा का अनुभव हुआ। इस कविता को मैंने रक्त की लाइन लगाकर जोड़ा है, यानी कि खून का लाइन लगा करके इस कविता को हमने लिखा है और गाढ़ी प्रति को आंसुओं से भिगो कर गीला किया है।
मैंने यह विचार करके निर्माण किया है कि शायद मेरे मरने के बाद संसार में मेरी यादगार के रूप में रहे। ये सारा चीज कौन कहता है? ये सारा चीज मलिक मोहम्मद जायसी कहता है। यानी कि वो कहता है कि हमने अपने खून पसीने से, अपने आंसुओं से भिगो भिगो करके, गीला करके हमने एक एक लाइन को लिखा है। प्रेम का पीड़ा जो इसे सुना उसको प्रेम का पीड़ा अनुभव हुआ है। शायद मैं इसलिए मरने के बाद मेरी यादगार के रूप में ये याद रहे, मैंने इसका निर्माण किया है। वो राजा रतन सेन अब कहाँ? वो राजा रत्नसेन अब कहाँ? कहाँ है वह सुआ जिसने राजा रत्नसेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की? कहाँ है सुल्तान अलाउद्दीन? कहाँ है वो राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के हैं सामने पद्मावती का रूप वर्णन किया? कहाँ है वो लावण्यवती ललना रानी पद्मावती? कोई भी इस संसार में नहीं रहा, केवल उनकी कहानियां बाकी बची है। कहने का मतलब है इनका कि जैसे आज हम मर जाएंगे तो मेरी यादगार रहेगी, तो वैसे ही उनका भी जैसे, यानी बताना चाहता है कि मेरी यादगार कैसे रहेगी, वैसे ही रहेगी जैसे कि रतन सेन का याद है। वो तो नहीं है लेकिन रतन सेन का याद है। वो सुल्तान नहीं है लेकिन अलाउद्दीन का याद है ना। वो पद्मावती नहीं है, उनका रूप का वर्णन किया गया है। तो कहाँ है वो लायनवती ललना रानी पद्मावती? कोई भी इस संसार में नहीं रहा, केवल उनकी कहानियां, उनका हिस्ट्री बाकी बची है। वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इन संसार में है। उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार उसने मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। इस संसार में यश ना तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वो हमें 2 शब्दों में याद रखेगा, है ना। यानी कि जो इस कहानी को लिखा है, जो ये कविता को लिखा है कवि, अगर ये कहते हैं कि अगर मेरी कोई कहानी को, कोई कविता को पढ़ेगा तो वो जो है मेरे लिए 2 शब्द जरूर कहेगा, है ना। तो ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा सारांश था करबक का, है ना, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। सारांश में आप मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में भी थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा तो आपको जो है नंबर मिल जाएगा। जैसे ये जो है करबक मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था, उनका जन्म इतना को हुआ था, उनका मृत्यु इतना को हुआ था, उनके पिताजी का नाम ये है। उनके बाद जो है थोड़ा सा सारांश को लिख दीजिएगा, आपको जो नंबर है मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पीडीएफ अगर इस प्रकार का चाहते हैं तो आपको नंबर हम दे देते हैं ना, 7667532320, 7667532320। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, बहुत ही कम प्राइस में आपको इस तरह का सारा पीडीएफ दिया जाएगा। बाकी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। और इन सभी जो भी वीडियो आपका आ रहा है सभी को आप लोग देखा कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।